हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस नई क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने आप सभी के बीच में एमसीक्यू सीरीज ले के आ चुके हैं। और एमसीक्यू सीरीज क्यों लेके आए हैं वो भी आप सभी को पता होगा, क्योंकि ग्रुप डी और एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई हैं। ग्रुप डी और एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई हैं। जो एनटीपीसी की होंगी टेंटेटिव डेट है वो मई मंथ में शुरू हो जाएगा पेपर, और जो ग्रुप डी की है वो है जुलाई मंथ में। तो दोस्तों, इसलिए आप सभी के बीच में हम लेके आ चुके हैं जीके के क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। और ये क्वेश्चन या तो पहले आ चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम में, या फिर आने की पूरी संभावना है। करीबन 80% एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, वो क्वेश्चन आप सभी के बीच में लिए गए हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, और ये प्रैक्टिस सेट है। देखो, प्रैक्टिस सेट आपको दिख रहा होगा। ये प्रैक्टिस सेट ही इसके लिए नाम रखा गया है क्योंकि ये पहले से एग्जाम में आ चुका है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना आप। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो सबसे पहले, और बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि आप सभी को हमारे जो वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद हेतु नियुक्त होने वाली पहली महिला का नाम क्या था। इसमें पूछा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पहली महिला कौन थी। उच्च न्यायालय की जो पहली मुख्य न्यायाधीश महिला बनी थी उनका नाम क्या था। ऑप्शन ए फातिमा बीबी, ऑप्शन बी कालिया शौर्यबाजी, ऑप्शन सी लीला सेठ, ऑप्शन डी अन्ना चांडी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लीला सेठ। इसका सही आंसर। और लीला सेठ जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, ये सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। और ये कब बनी गई, तो ये बनी थी 1991 ईस्वी में। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, लीला सेठ 1991 में बनी थी। और एग्जाम में इस तरीके से ही पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि जो भारत है, भारत की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी। ध्यान देना, इस पर सोचना क्या बोल रहा हूँ मैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी भारत के सुप्रीम कोर्ट की। तो वो बनी थी फातिमा बीबी। ये ध्यान रखना, वो बनी थी फातिमा बीबी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के कौन से संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय उपस्थित है। इसमें पूछा है कि भारत का कौन सा संघ शासित, मतलब यूटी है, जिसका मुख्यालय भारत खुद के अपने ही शहर में स्थित है। भारत के अंदर यूटी कितने हैं वर्तमान में, तो यूटी हैं भारत के अंदर 8 यूटी हैं और 28 राज्य हैं। अगर आप सभी ने हमारा केंद्र शासित प्रदेश और राज्य की वीडियो नहीं देखी हो तो वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और विद मैप मैंने इतनी अच्छी तरीके से समझाया है, शायद ही किसी ने समझाया होगा। विद मैप पर बताया कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, और कौन सा यूटी कहाँ पर है, कौन सा राज्य कहाँ पर है, और उसकी राजधानी भी हमने लोकेशन देख कर ही पहचानी है कि हमको इससे ये होता है कि हमको लंबे समय तक याद रहता है। तो इसमें पूछा है संघ शासित क्षेत्र का उच्च न्यायालय उपस्थित है। ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पांडिचेरी, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। चंडीगढ़ का खुद का उच्च न्यायालय है, क्योंकि चंडीगढ़ में ही पंजाब का और चंडीगढ़ में ही हरियाणा का भी उच्च न्यायालय स्थित है, और क्योंकि चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा की भी राजधानी है, इस वजह से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता। लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में। ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी लोकसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, जो संविधान अनुच्छेद 76 से संबंधित है। अनुच्छेद 76 में दे रखा है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। और अटॉर्नी जनरल जो है किसकी वकालत करता है, तो ये भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका वकील होता है ऑफिशियली। आगे देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं स्थित है। इसमें बोला है कि किसमें दो सदन नहीं है। अब दो सदन क्या होता है, जैसे यूपी के अंदर है दो सदन, यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर है दो सदन, एक राज्यसभा है एक विधानसभा है। क्या है, एक राज्यसभा है और एक विधानसभा है। विधानसभा की अभी वोटिंग हुई है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना आप सभी, एक विधानसभा और एक राज्यसभा है। इसमें देखते हैं हम कि इसमें द्विसदनात्मक विधायिका पूछिए किस में नहीं है। तो भारत के अंदर अभी वर्तमान में छह राज्यों में विधानसभा, दो द्विसदनात्मक विधानसभा है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार।
तो इसका जो सही आंसर है, राजस्थान के अंदर द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। बिहार के अंदर भी है, महाराष्ट्र के अंदर भी है, कर्नाटक के अंदर भी है। ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव इनमें से किसने रखा है। क्वेश्चन में पूछा है जो प्रारूप समिति थी उसके समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, क्योंकि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर अम्बेडकर जी। कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर। इसको ध्यान रखना, डॉक्टर अम्बेडकर जी थे। और प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था, क्योंकि ये अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 के अंदर। उसके जो प्रधानमंत्री थे तो इनके द्वारा ही प्रस्तावना तैयार की गई थी, भारत की जो प्रस्तावना है। इसको ध्यान रखना। आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंदर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार इनमें से किसके पास है। इसमें पूछा है जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार इनमें से किसके पास है। ऑप्शन ए भारत की संसद, ऑप्शन डी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन डी कोई नहीं इनमें से। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत की संसद के द्वारा जो भारत का उच्चतम न्यायालय है उसकी जो न्यायाधीशों की संख्या है उसको बढ़ा सकता है भारत की संसद। अब भारत की संसद किस अनुच्छेद में आती है? तो ये आती है 79 में। ध्यान रखना, 79 में बोला गया है कि भारत की एक संसद होगी और संसद के 3 विभिन्न अंग होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? एक होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का अनुच्छेद होता है 52, और एक होता है लोकसभा, लोकसभा का होता है 80, और एक होती है राज्यसभा। क्या होती है? लोकसभा का होता है 81 और राज्यसभा का होता है 80। तो इसको ध्यान रखना। लोकसभा किस में होती है? तो लोकसभा होती है 81 के अंदर और राज्यसभा होती है अनुच्छेद 80 के अंदर। और राष्ट्रपति का जो संबंध है अनुच्छेद 52 से संबंधित है। अब देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन इनमें से किसके द्वारा आहरित होता है। ऑप्शन ए सहायक अनुदान, ऑप्शन बी आकस्मिकता निधि, ऑप्शन सी लोक लेखा, या ऑप्शन डी संचित निधि। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनका ऑप्शन डी संचित निधि के द्वारा इनके द्वारा वेतन दिया जाता है, संचित निधि के। और संचित निधि का अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है संचित निधि का है अनुच्छेद 266 इसका अनुच्छेद है। और आकस्मिक निधि का अनुच्छेद है 267। और 267 इस आकस्मिक निधि को कौन निकाल सकता है? जो आकस्मिकता निधि है इसको कौन निकाल सकता है? तो इसको राष्ट्रपति निकाल सकता है। और संचित निधि से जो भारत की संसद है उसके द्वारा पैसे निकाले जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो भारत के अंदर जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और जो भारत के अंदर नागरिकता प्रावधान लिया गया है ये लिया गया है ब्रिटेन के द्वारा। कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से, जिसको यूके बोलते हैं। यूके के से लिया गया है भारत की नागरिकता। और इसमें ऑप्शन ए एकल नागरिकता है भारत के अंदर। अब द्विक नागरिकता कहाँ पर है? तो ये यूएसए के अंदर है। और दोहरी नागरिकता कुछ इस तरीके से होती है, एक राज्य की नागरिकता अलग होती है और एक केंद्र की नागरिकता अलग होती है। लेकिन हमारे भारत में केवल एक ही एकल नागरिकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का मूल अधिकार इनमें से कौन से संविधान से प्रेरित है। बोला गया है कि जो भारत का मूल अधिकार है वो इनमें से कौन से संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी यूके, या ऑप्शन डी सोवियत संघ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिए गए। कहाँ से लिए गए? मौलिक अधिकार लिए गए अमेरिका से। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग का गठन इनमें से कितनी अवधि के लिए होता है। ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी प्रति वर्ष, ऑप्शन डी राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार।
तो इसमें बोला है जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का जो अवधि काल होता है वो कितना होता है। अभी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो ये चल रहा है 15 माह, कौन सा 15 माह। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। कौन है इसके अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। इस चीज़ को ध्यान रखना, इसके अध्यक्ष पूछे जाएंगे। और वर्तमान में आयोग कौन सा चल रहा है, तो ये चल रहा है 15 माह और इसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। और ये 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। ये कितने वर्ष के लिए, तो ये किया जाता है 5 वर्ष के लिए। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज टॉप 10 क्वेश्चन। टॉप 10 क्वेश्चन आप सभी ने देखे और आप सभी ने इन टॉप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आपने टॉप 10 में से 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो ये मान लो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है दोस्तों। और आप सभी हमारे चैनल पर नए हों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर डेली अपलोड होती हैं आफ्टरनून के टाइम में। तो दोस्तों आप सभी अगर नए हों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक और जीके की क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।